मछली वाले भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैंक फिश कस्ता में एक कदम फिश फार्मिंग की ओर। तो कैसी है मेरी टैंक फिश कस्ता की फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में आप लोग सेफ़ होंगे। और जो लोग इस टाइम फ़िश फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो उनको हम बता दें कि फ़िश फार्मिंग जो किया जाता है वह 3 से 4 प्रकारों में किया जाता है। सबसे पहले आता है RS मेथड और उसके बाद आता है बायोफ्लॉक, उसके बाद आता है पॉन्ड कल्चर। अगर हम पॉन्ड कल्चर में IMC का कल्चर करते हैं तो ये एक नेचुरल मेथड होता है जो कि फ़िश फार्मिंग करने का। और RS मेथड होता है, इसमें हम हाई डेंसिटी के साथ फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। और बायोफ्लॉक जो होता है इसमें हम टर्पुलेंट टैंक जो होते हैं वो 14 से 15,000 लीटर के आसपास के होते हैं। उसमें 1,000 के आसपास सीड की स्टॉकिंग की जाती है। इसमें फ्लॉक बनाया जाता है जो कि मछलियों के लिए सही होता है, उनके कल्चर को हेल्प करता है, उनके फीड में हेल्प करता है। और जो पॉन्ड कल्चर होता है इसमें नेचुरल फीड वगैरह मिलता रहता है, उसमें फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, उसके बाद उसमें इरिडिकेशन करना पड़ता है, पेस्ट से बचाना पड़ता है, स्नेल वगैरह जो होते हैं उनसे भी बचाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पहले जानना चाहिए कि हम कौन से मेथड में फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान रखना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम RS मेथड से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। इसमें हमने फंगास का कल्चर किया हुआ है। हमारे पास 8 सीमेंटेड टैंक हैं, इनमें हमने 24,000 के आसपास फंगास डाला हुआ है। इनका अच्छा ग्रोथ चल रहा है, 400 के ग्राम के आसपास हो गया है। हमारा लमसम 4.5 महीना हो गया है, 5 महीना के आसपास, 4 महीना के आसपास। हम आपको बताते हैं कि RS मेथड जो होता है इसमें हम कम जगह में हाई डेंसिटी में हम फ़िश की स्टॉकिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा टैंक जो है वो 25 बाई 25 बाई 6 का है, यानी कि 25 फीट लंबाई है, 25 फीट चौड़ाई है और 6 फीट के आसपास गहराई है। तो इसमें हम लमसम 88,000 के आसपास इसमें पानी फिल करते हैं। इसमें हम 8,000 की फ़िश की स्टॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम एक टैंक में 8,000 बच्चों को डाल सकते हैं। तो इसमें यही एक खासियत बात होती है कि हम इसमें हाई डेंसिटी पे फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं और कम जगह में, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, एक टैंक को बनवाने में लमसम 2 से 2.5 लाख के आसपास का खर्चा आता है। अगर हम ज़्यादा ना कॉस्टली जाते हैं ना ज़्यादा हम लो बजट में जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल बजट है, एवरेज बजट है जिसको सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। नॉर्मली 2 से 4 टैंक आराम से नॉर्मली लोग बनवा सकते हैं। तो इसमें बनवाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। RS मेथड जो होता है ये एक अच्छा ऑप्शन होता है शहर के लोगों के लिए, जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं होती है, उनके पास अगर थोड़ी सी भी जगह है तो उसमें ये आसानी से फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का बचत होता है। जैसे सबसे पहले बात करें तो वाटर का बचत होता है। इसमें हम एक ही वाटर रिसर्कुलेट करके बायोफिल्टर वगैरह से फ़िल्टर करके हम उसी वाटर को यूज़ कर लेते हैं। अगर फ़िल्टर नहीं करते हैं बायोफिल्टर वगैरह से तो इसको हम एग्रीकल्चरल यूज़ में ले सकते हैं। अगर हमारे आसपास अगर कोई खेत हैं या फिर कोई भी जिसका भी खेत है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज कर सकते हैं, जो कि उनके खेत के लिए ये एक ऑर्गेनिक टाइप से फर्टिलाइज्ड वाटर होता है, जो कि एग्रीकल्चरल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। उनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना पड़ता। RS मेथड में लोगों का कहना होता है कि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। हाँ, मानते हैं ये कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इसमें हम हाई डेंसिटी के साथ फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं, फ़िश की स्टॉकिंग कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि हम अपने टैंक का जो कि लंबाई है 25 फीट, जो चौड़ाई है वो भी 25 फीट है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो ये 6 फीट है। इन 25 बाई 25 बाई 6 के टैंक जो हैं हमारे पास, इनमें हम अगर फ़िश की स्टॉकिंग की बात करें तो हम इसमें 8,000 के आसपास फ़िश की स्टॉकिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हाई डेंसिटी है एक हमारे टैंक के लिए। कि हाई डेंसिटी में बात करें तो हाई डेंसिटी में हम RS मेथड और बायोफ्लॉक में ही कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हम RS मेथड में हाई डेंसिटी के साथ फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम वाटर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसके pH को कंट्रोल करते हैं, उसके अमोनिया को कंट्रोल करते हैं, उसके ऑक्सीजन को भी कंट्रोल करते हैं। अगर जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है वहाँ तक कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बात करें कि इसमें टेम्परेचर, क्लाइमेट और जो हमारे टैंक होते हैं उनको भी हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो RS मेथड जो होता है वो फुल्ली कंट्रोल्ड मैनर में हम फ़िश फार्मिंग करते हैं इसमें। इसलिए हम सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी के साथ फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं RS मेथड में। इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि RS मेथड में ही फ़िश फार्मिंग करें, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, जो कि सब लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं। इस के टैंक जो बनवाना का खर्चा होता है, जो इसमें फ़िल्ट्रेशन सिस्टम का खर्चा होता है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, जो कि सब कोई एफर्ड नहीं करता है।
लेकिन इसमें हम हाई प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, हाई यील्ड भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यील्डिंग होगी यानी कि जो भी हमारा इनकम होगा वो भी ज़्यादा होगा। आरएस मेथड में एक बात और ध्यान रखना होता है कि अगर हम हाई डेंसिटी पे फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें वाटर पैरामीटर जो होते हैं बहुत मायने रखते हैं। इनको हमें टाइम टू टाइम यानी कि रेगुलर हमें चेक करते रहना चाहिए। अगर वीकली हम चेक कर रहे हैं तो ज़्यादा बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इसमें हाई डेंसिटी पे अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है वाटर पैरामीटर्स को लेकर, वाटर कंडीशन को लेकर, तो हम अच्छा खासा लॉस उठा सकते हैं, जो कि हमारे फिश फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं है। तो हमें रेगुलर और वीकली के हिसाब से हमें अपने वाटर पैरामीटर्स को, अपने मछलियों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, उनके मूवमेंट को देखना चाहिए और वाटर कंडीशन जो है वो भी हमें चेक करते रहना चाहिए, उनके पीएच को लेकर, अमोनिया को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। इसमें अगर हम हाई डेंसिटी स्टॉक कर रहे हैं तो उसमें हमें डीओ यानी कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, जो कि ऑक्सीजन एक मेन फैक्टर होता है मछलियों के लिए। इसमें एक और मेन पॉइंट होता है एरिएशन सिस्टम, जो कि हमारे आरएस सिस्टम में एरिएशन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है ऑक्सीजन को लेकर। इसमें क्योंकि हम हाई डेंसिटी पे फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हम इसमें रूट ब्लोअर होता है, एरिएशन सिस्टम होता है, एरिएटर होता है। तो इन सब चीज़ों का हम आसानी से अपने टैंकों में इम्प्लीमेंट करके हम अपनी मछलियों को ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकते हैं, जो कि ये टैंकों में छोड़ा जाता है। वाटर जो होता है इसमें हम आप लोगों को क्लिप दिखा देते हैं, तो देखिए। तो ऐसे आप आसानी से मछलियों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं, जो कि सही होता है मछलियों को ऑक्सीजन सप्लाई करना। जो पॉन्ड कल्चर होते हैं उसमें हम पैडल व्हील वगैरह लगाते हैं, जिससे कि वो सरफेस पे लगाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो सके। और जो बायोफ्लॉक होता है उसमें हम एरिएशन सिस्टम जो होता है उसमें भी हम रूट ब्लोवर, राउंड ब्लोवर, इन सब सारे इम्प्लीमेंट आते हैं, इक्विपमेंट आते हैं, जो कि हम एरिएशन सिस्टम को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप आरएस मेथड में हाई डेंसिटी पे एरिएशन सिस्टम लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मछलियाँ अगर नहीं लगाते हैं तो मछलियाँ जो होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, मोर्टेलिटी की तरफ जाने लगती हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें एरिएशन सिस्टम लगाना पड़ता है। इसमें अगर हम डिजीज़ को लेकर बात करें कि इस मेथड में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है कि लोग कहते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं इनमें डिजीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम हाई डेंसिटी पे स्टॉक कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी मछलियाँ हैं उनमें डिजीज़ होने वाला है, या फिर बैक्टीरिया लोड है, या फिर एल्गी लोड है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखते हुए तो हम आपको बताते हैं कि ये जो मछलियाँ होती हैं, जैसे नॉर्मली हाई डेंसिटी पे फंगस का कल्चर ही किया जाता है, तो फंगस का मूवमेंट हमें देखना चाहिए, उनके बिहेवियर देखना चाहिए। अगर उनकी बॉडी जो है या टेल जो है अगर गल रही है, या स्किन उनकी जो है वाइटिश हो रही है या ग्रेस हो रही है, अगर उनमें फिन्स जो हैं यानी कि उनके जो पूंछ है, उनके पंख जो हैं, अगर उनमें गल रही है या रेडनेस आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं जो हमारी मछलियां हैं उनमें डिजीज़ को लेकर कहिए, या फिर बैक्टीरिया लोड कहिए, या फंगस लोड कहिए, या फिर प्रोटोजोआ लोड कहिए, या फिर जम लोड कहिए। तो आप इनके हिसाब से आप देख सकते हैं उनके बिहेवियर को, उनके मूवमेंट को। तो ऑब्जर्व करने से ही हमें पता चलेगा कि जो हमारी मछलियां हैं अच्छे से उनका ग्रोथ हो रहा है, प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से हम जान सकते हैं कि जो हमारी मछलियां हैं उनमें हम अपनी नज़र बनाए रखें। तो हम इन सब चीज़ों से जान सकते हैं कि हमारी मछलियाँ जो है वो सही हैं, या फिर उनमें कोई डिजीज़ का खतरा है, या फिर उनमें बैक्टीरिया या जम्स का कोई लोड है। तो इन सब चीज़ों से हम जान सकते हैं। आरएस मेथड में एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, उसके फिल्ट्रेशन सिस्टम जो होते हैं पानी के, वो ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। फिल्ट्रेशन को लेकर बात करें तो इसमें बायो फिल्टर होता है, यूवी फिल्टर होता है, इसमें स्लेज फिल्टर होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से हम अपने तालाब की अमोनिया है, पीएच है और सैलिनिटी है, इन सब चीज़ों को हम अपने इन फ़िल्टर से हम जो भी हमारे पास फ़िल्टर होते हैं अवेलेबल होते हैं उनसे हम इन वाटर को फ़िल्टर करते हैं, जिससे कि जो ये वाटर है इसको हम रिसाइकिल कर सकें, यानी कि फिर से रीयूज़ कर सकें हम अपनी फ़िश फार्मिंग में। ये जो आरएस सिस्टम होता है इसको अगर हम बायोफ्लॉक या फिर पॉन्ड कल्चर के साथ कंपेयर करते हुए थोड़ा सा बताएं तो इसमें आरएस मेथड में हम हाई डेंसिटी के साथ फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। और बायोफ्लॉक जो होता है उसमें हम हाई डेंसिटी के साथ जा तो सकते हैं, लेकिन उनमें उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें फ्लॉक बनाया जाता है, जो कि फ्लॉक बनाना हार्ड होता है। और पॉन्ड कल्चर होता है उसमें तो हम 1 एकड़ में 5000 के आसपास ही IMC डाल सकते हैं, अगर हम
सही से अगर वाटर पैरामीटर्स को अगर हम सही से पॉन्ड कल्चर में मैनेज कर रहे हैं, अगर वाटर जो है चेंज करने लायक है, एक्सचेंज करने लायक है, जो हमारा तालाब बना हुआ है एक्सचेंज करने लायक बना हुआ है, अगर हम तालाब से पानी इनको बाहर निकाल सकते हैं तो उसमें हम 200 से 300 कुंटल के आसपास हम उसमें आसानी से 1 एकड़ में हम फिश फार्मिंग कर सकते हैं। और जो बायोफ्लॉक होता है उसमें टर्पोलिन टैंक बनाए जाते हैं जो कि 14,000, 15,000, 20,000 लीटर के आसपास ही बनाए जाते हैं, जो कि उसमें हम ज़्यादा हाई डेंसिटी के साथ नहीं जा सकते हैं जितना हम आरएस मेथड में जा सकते हैं। तो आरएस मेथड जो होता है वो ज़्यादा इजी पड़ता है और इसमें हम बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी में प्रोडक्शन कर सकते हैं फिश, जो कि हमारे फ़िश प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। हम 1 साल में, 1 ईयर में यानी कि 6 से 7 महीने में हम अधिक से अधिक मछलियों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि 8 टैंकों में हम 42 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि 400 कुंटल के आसपास हम 8 टैंकों में 25 बाई 25 बाई 6 के टैंकों में हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम सही से मैनेज कर ले जा रहे हैं तो हम 42 मैट्रिक टन के आसपास आसानी से इनको हम प्रोडक्शन तक ले जा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि आरएस मेथड में हम अगर वाटर चेंज करके हम फ़िश फार्मिंग करें तो हम कैसे कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें वाटर वेस्टेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम नहीं प्रेफर करेंगे कि आप ऐसे फ़िश फार्मिंग करें। ये तो सिंपल सी फ़िश फार्मिंग हो गई जो कि हम सीमेंटेड टैंक में कर रहे हैं। ये आरएस मेथड ना बायोफ्लॉक हुआ ना पॉन्ड कल्चर हुआ, ये कोई भी मेथड में नहीं आता है। अगर आपके पास आज अगल बगल में अगर खेत वगैरह हैं तो उसमें आप एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए इन वाटर का सप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल था जो कि आरएस मेथड से रिलेटेड है कि हमारा जो टैंक है आरएस मेथड का, उसमें हम वाटर जो होता है वो कितनी टाइम पे, कितने दिनों बाद हमें चेंज करते रहना चाहिए। तो हम आपको बता दें, एक प्रकार से कहा जाए कि जो आरएस मेथड होता है उसमें आप 30 से 40% के आसपास वाटर चेंज कर सकते हैं पर वीकली। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है मछलियों के लिए भी कि उनको नया वाटर मिल जाता है। उन रिसाइकिल वाटर में थोड़ा सा पीएच को लेकर या फिर वाटर पैरामीटर्स को लेकर थोड़ा सी गड़बड़ी आ जाती है, तो उनको हम मैनेज करने के लिए 30 से 40% के आसपास पर वीकली हम आराम से वाटर चेंज कर सकते हैं। ये कुछ आरएस मेथड की बेसिक सी बातें थी जो कि हमें बनाने से पहले, फ़िश फार्मिंग करने से पहले, आरएस मेथड से फ़िश फार्मिंग करने से पहले जो कि हमें जानना चाहिए कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं आरएस मेथड में, क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, वीकली ध्यान रखना चाहिए, पैरामीटर्स जो जो होते हैं वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को इसमें बताने की कोशिश की है। इनके बारे में हम आपको फुल डिटेल के साथ सेपरेट वीडियो, जैसे एरिएशन सिस्टम हो गया, सेपरेट वीडियो आएगी, और वाटर पैरामीटर्स को लेकर कहिए, एफसीआर को लेकर कहिए, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम सेपरेट वीडियो में आप लोगों को देते रहेंगे। तो मछली वाले भाइयों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका सुझाव है या फिर कोई सवाल है या फिर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उसमें हम आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी सवाल होंगे, उनको कोलैबोरेट करके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी मछलियों को दाना पानी और हवा देते रहें।